नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का कारोबार और साथ ही कल शेयरों में कमाई में स्ट्रैटेजी और साथ ही 2666 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछे अपना सवाल फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत और एक और खास मेहमान का स्वागत करते हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा शेयर बाजार लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 38 अंक उछलकर 60,000 के पार बंद हुआ तो निफ्टी 12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 18,000 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों की तेजी के साथ आज बंद हुआ। तो लगातार 8वें दिन बाजार में रहा तेजी का दम। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर बता रहे हैं तेजी बाजार में तेजी की वजह। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर से मजबूती भरा सेशन। आज हल्की सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और उसकी वजह थी अमेरिकी बाजारों में कमजोरी। डाउ और नैस्डैक नीचे तो बंद हुए, 250 पॉइंट डाउ नीचे बंद हुआ, लेकिन बंद हुए दिन की ऊंचाइयों पर, यानी कि अच्छी रिकवर होकर। डाउ फ्यूचर सुस्त है हल्के कमजोरी के साथ और इन सबको देखते हुए भारतीय बाजारों ने शुरुआत की 17,900 के आसपास, थोड़ा नीचे आए 17,850 के आसपास, लेकिन उसके बाद मिड सेशन से धीमे धीमे रिकवरी आने लगी और रिकवरी आने के बाद फिर बंद हुए दिन की ऊंचाइयों के करीब हल्के हरे निशान में 17,950 के करीब। लेकिन इस रिकवरी की लीडरशिप आई बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी भी खुला सुस्त लेकिन पहले बढ़ना शुरू किया और बैंक निफ्टी ने आज कमाल दिखाया। न सिर्फ 39,500 बल्कि 39,650 के आसपास दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होता नजर आया। अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में दिखी और सेंसेक्स भी हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। यानी कि निचले स्तर से लगातार खरीदारी आती दिख रही है और पहले लेवल पर ही खरीदारी आप आते हुए देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट जो नीचे थे दिन के दौरान वहां पे भी रिकवरी आती दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का एक्शन और दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर और अच्छी खरीदारी होती दिखी। तो ओवरऑल कह सकते हैं एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन, जहां पहले हाफ में सुस्ती और हल्की कमजोरी, दूसरे हाफ में एकदम चुस्ती और दिन की ऊंचाइयों पर सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखे। यानी कि कहीं किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं। तो चलिए हमने आज के बाजार पर एडिटर स्टेक सुना अनिल जी से। अब आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी आपकी बाजार पर राय लेना चाहेंगे। काफी दिनों के बाद FIIs की तरफ से हमने बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखे हैं, पर बहरहाल हम आगे आने वाले दिनों के लिए क्या बाजार का आप स्टैंड देखते हैं, क्या रुख आप देखते हैं, ये जानेंगे। बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज FI की बिकवाली आई है, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन हमने लार्ज कैप मिड कैप में देखा है, स्पेशली बैंक निफ्टी का मूवमेंट अगर हम देखें तो वो काफ़ी अच्छा एक सिग्नल प्रतीक कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सेल ऑफ आ सकता है इन द नियर टर्म, क्योंकि FIs की बिकवाली बहुत दिनों के बाद आई है, लेकिन इस महीने करीबन 20,000 करोड़ के ऊपर का इनफ्लो FI से आया है। ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि एक आध दिन अगर हम इसको इग्नोर करें तो मार्केट्स अभी भी काफ़ी वेल पोजिशनड है, अभी भी तेजी का माहौल है और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ी सेल ऑफ या कोई पैनिक मार्केट में क्रिएट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार के Q1 के नंबर्स कंपनीज ने डिक्लेयर किए, इससे ये डेफिनेटली अनुमान लग रहा है कि कंपनीज नतीजे उम्मीद से काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स में अगर थोड़ी बहुत कमजोरी भी आती है तो वो खरीदने का मौका रहेगा और डेफिनेटली मार्केट्स का ट्रेंड इन द नियर टर्म अपवर्ड्स ही रहने की अपेक्षा रहेगी। ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगी अविनाश जी, आपकी लॉन्ग टर्म पिकअप साल भर का नजरिया किसी के पास हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय देंगे आप? देखिए लॉन्ग टर्म अगर साल भर की नजरिया है तो हमको लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी जो हमको पसंद है वो आल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स मार्च तिमाही के लिए डिक्लेयर किए थे। करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 925 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पहला तिमाही जो FY23 के लिए यहाँ पे भी कंपनी ने करीबन 50% का प्रॉफिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। करीबन 280 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत बढ़िया है। ये कंपनी ज्यादातर MTO में एज वेल एज रिटेल ई कॉमर्स में काम करती है। गट्टी इनकी सब्सिडरी है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में है। करीबन 8 या 9 का P मल्टीपल आ रहा है FY23 के अर्निंग्स पे।
तो यहाँ पे साल भर का नजरिया कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि 420 425 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक साल भर का वैल्यू पिक। साल भर का वैल्यू पिक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है जलपाईगुड़ी से महेंद्र जी का। एसबीआई कार्ड्स पर इनका सवाल है। 300 शेयर इनके पास है एसबीआई के, 700 इस पर है इनकी खरीद। फिलहाल आपको बताएं कि एसबीआई कार्ड्स में इनको क्या करने की आप सलाह देंगे? फिलहाल इन्हें मुनाफा है। नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए एसबीआई कार्ड्स का जो बिजनेस मॉडल है वो अभी नॉर्मलाइज हो चुका है। कोविड के सालों में इनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आ चुकी है और कार्ड बिजनेस में ये नंबर 2 प्लेयर है एचडीएफसी बैंक के बाद। करीबन हमको लग रहा है कि आने वाले साल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ रहेगी वो कम से कम 15-20% रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी Q1 में काफ़ी अच्छी कंपनी ने रिकॉर्ड की है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। हमको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड के सेल्स में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आने वाले 12-15 महीने में मिल सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। कंटिन्यू टू होल्ड एसबीआई कार्ड में ये है आपके लिए सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से काजल सिंह का। काजल जी के पास है बीपीसीएल के 300 शेयर, इस पर इनकी खरीद है 487 की। फिलहाल ये भारी नुकसान में है बीपीसीएल में, क्या सलाह देंगे करने की? देखिए मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल में सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो डाइवर्समेंट का था, वो अभी निकल गया है। एटलीस्ट आने वाले 3 या 6 महीने के लिए कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ऑलरेडी Q1 में कंपनी ने काफ़ी बड़ा घाटा रिकॉर्ड किया है और आने वाले क्वार्टर्स में अगर जीआरएम्स बढ़ते नहीं है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में स्टॉक को निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको ऑयल सेक्टर में ही रहना है तो ऑयल इंडिया या ओएनजीसी ये शायद थोड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बीपीसीएल से कोई भी उछाल में निकल चाहिए। कोई से भी उछाल में निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं जो अविनाश गोरक्षकर ने आपको दी है अपनाने के लिए अपने इस शेयर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत। हमारे साथ इस वक्त है इंदौर से राधेश्याम मीणा। राधेश्याम जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास एक नालको का शेयर है और एक एचडीएफसी बैंक है। नालको के 600 शेयर है 95 की खरीद पे, और एचडीएफसी बैंक के 190 शेयर है 1518 की खरीद पे। ओके, कब तक होल्ड कर सकते हैं दोनों शेयर? होल्ड तो मैं लगभग साल भर भी कर सकता हूँ, लेकिन एचडीएफसी बैंक में से मैं चाहता हूँ कि मतलब 10-5 दिन में ही निकलना। अच्छा, एचडीएफसी बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू है, लेकिन पहले आपसे हम जानेंगे नालको में क्या स्ट्रैटेजी रखें साल भर के व्यू के लिए, अविनाश जी? ये नाल्को में मेरे ख्याल से इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिना में नाल्को काफ़ी बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 to 12 मंथ्स का है तो ऑल्दो कमोडिटी प्राइसेस ऊपरी लेवल से घट चुके हैं, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में हमको लग रहा है कि कंटिन्यूसली एक फर्म अप ट्रेंड प्राइस में देखने को मिला है। इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है हिंडाल्को, इनके भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गए हैं और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए रहेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से ये शेयर को होल्ड करिए, इनको डेफिनेटली एक अच्छी प्राइस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट इसमें होल्ड करने की राय रहेगी, जबकि 6 से 12 महीने में उनको एक अच्छा प्राइस रिवॉर्ड मिल सकता है। नाल्को होल्ड करने की सलाह। और एचडीएफसी बैंक में वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या सलाह देंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉप लॉस बराबर मेंटेन करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉप लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स रखते नहीं है, बट मेरे ख्याल से 1500 का लेवल एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो पोजीशन निकाल दीजिए, अदरवाइज 1550 1560 का एक शॉर्ट टर्म में टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। लॉन्गर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर में आपको बहुत ऊपरी लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। ओके, चलिए स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। एचडीएफसी बैंक के लिए आपके लिए सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। कोलकाता से बलदेव चटर्जी व्हाट्सएप पर सवाल पूछ रहे हैं इन्फोसिस पर। 102 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 1004। जी आपसे जानना चाह रहे हैं हमारे ये व्यूअर, इनको मुनाफा भी अच्छा है फिलहाल इन्फोसिस में, क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अविनाश जी?
देखिए आईटी में हमको लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, नॉट ओनली इन्फोसिस के लिए बट सारे आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मदर मार्केट आईटी के लिए वो यूएस है और यूएस में हमने सभी ने देखा है कि 2 क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। तो इंक्रीमेंटल जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ने में थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि होपफुली दिसंबर एंड या जनवरी के बाद वापस थोड़ा बहुत कंडीशन इंप्रूव होने की अपेक्षा है। तो इनका नज़रिया कम से कम 6 टू 12 मंथ होना चाहिए। इन्फोसिस में डेफिनिटली गाइडेंस भी इंप्रूव हो चुका है, इनके मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत इजाफा हमने क्वार्टर 1 में देखा है। हमको लग रहा है कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन री-रेटिंग अगर स्टॉक को होना है, तो उसके लिए 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये देते हैं, तो इनको ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल तो इनको होल्ड करना चाहिए, कोई पैनिक मत करिए, बट जो भी री-रेटिंग आएगी, उसमें एटलीस्ट एक 8 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना ज़रूरी है। ओके, तो इन्फोसिस बने रहें, ऐसी राय अविनाश जी आपको दे रहे हैं। एक कॉलर से बात करते हैं, नालंदा से गौरव कुमार हमारे साथ है। गौरव जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? मैम गुड इवनिंग। मैम टीसीएस पे मेरा सवाल है। ओके, लेवल्स क्या हैं आपके? टीसीएस के 37 शेयर है मेरे पास, जो 3614 की बाई है, और अभी लंबी बाइंग कितने की है? 3614। अच्छा, 3614 की बाइंग है टीसीएस में इनकी, और फिलहाल इन्हें नुकसान है। कितना रख सकते हैं टीसीएस? 2-3 साल के लिए अगर नजरिया हो तो। ओके, 2-3 साल के नजरिए के लिए टीसीएस येट अनदर आईटी स्टॉक। क्या राय रहेगी आपकी अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल स्वाति, अगर इनका नज़रिया 2-3 साल का है तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन लेवल है। अगर ये चाहे तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है, और जैसे सभी को पता है, इन्होंने जो पिछला बायबैक किया था वो 4,500 रुपये का था, और हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि टीसीएस ऑलवेज अपने बायबैक प्राइस के ऊपर कभी ना कभी स्टॉक चला जाता है, और ये हमने पिछले 2 या 3 बायबैक में भी देखा है। तो इनका नज़रिया अगर लंबा है तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने पहले कहा, कि आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत स्लगिशनेस और थोड़ी बहुत कमजोरी आएगी, क्योंकि यूएस मार्केट्स में कमजोरी है। बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है और ये होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, हो सके तो थोड़ा एवरेज भी ये करके अपने पोर्टफोलियो में इसका इजाफा कर सकते हैं। ओके, टीसीएस होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, अहमदाबाद से हर्ष जैन हमारे साथ है। हर्ष जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी, मैंने स्टर्लिंग एंड विल्सन 1300 क्वांटिटी थी, 373 की एवरेज प्राइस पे लिया है, तो इसको मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो रखूँ कि सेल कर दूँ? ओके, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर 1 साल के नजरिए के लिए बहुत भारी नुकसान पे है अभी ये, क्या करें? नुकसान बांधें या फिर बने रहें? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, देखिए, ये कंपनी की अभी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो रिलायंस के पास गई है, और अभी इन्होंने हाल ही में एक ओपन ऑफर फॉर सेल भी किया था। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म है तो कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर कम से कम 1-2 साल का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई इनको हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बट लॉस मेकिंग है, और जब तक ये लॉस कवर होगा, कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम तो आपको देना है, और लंबी अवधि के लिए ये पैसा तब बनाएगा जब आप इसमें कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करें। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर इनका सिर्फ साल भर का नजरिया है तो कोई भी उछाल में ये निकल सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसको होल्ड करें। ओके, साल भर का नजरिया अगर आपका हर्ष, तो उछाल पर निकलने की सलाह, थोड़ा सा नजरिया बढ़ा सकते हैं अगर, तो फिर आप बने रहें इसमें। चलिए, एक और कॉलर से बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से राकेश कुमार सैनी। राकेश जी, गुड इवनिंग। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास जायडस का शेयर है, 40 शेयर 537 के रेट पे, तो होल्ड करूँ या क्या करूँ? कब तक होल्ड कर सकते हैं? 4-5 महीने तक कर सकता हूँ मैडम। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया जाइडस लाइफ पर, जिसमें इन्हें नुकसान हो रहा है कुछ, क्या करें ये शॉर्ट टर्म के नजरिए से जाइडस लाइफ साइंस में?
देखिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इतना भारी अपसाइड आना जरा डिफिकल्ट है और वो भी इस लेवल के इंडेक्स पे। कंपनी के जो नतीजे हैं वो ठीक-ठाक थे लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़े बहुत रेगुलेटरी इश्यूज होने के कारण स्टॉक में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये साल सवा साल अगर ये स्टॉक रखते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट अच्छी खासी कमाई हो सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा बना दीजिए और यहाँ पे होल्ड करिए। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि लॉस में इस कंपनी को मत निकालिए क्योंकि बिजनेस अच्छा है और आने वाले 12-15 महीने में अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो जाइडस लाइफ साइंस में थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश गुरेशकर की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आ चुके थे। 25-30 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट के नीचे से बढ़िया रिकवरी होती दिखी। तो अमेरिका में मिला जुला सा एक सेशन हो सकता है कल की कमजोरी के बाद। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। डाउ फ्यूचर्स कल कैसे खुलते हैं उस पर तो नजर रखेंगे ही। कच्चा तेल $95 के आसपास है, बाकी फैक्टर्स स्टेबल है। तो ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी तेजी मंदी के संकेत है नहीं, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर। अब आइए अपने लोकल ट्रिगर्स। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, एक बार फिर से 17,950 के आसपास आप बंद होते दिखे हैं। 15,200 से जो रिकवरी शुरू हुई है उसमें अभी तक का ये हाईएस्ट लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से। अब 18,000 के अहम लेवल के आसपास है। थोड़ी भी ग्लोबल संकेत अच्छे हो गए आज रात को अमेरिका से, तो कल हम 18,000 को पार करके टिकने की कोशिश करेंगे। पहली बात, बैंक निफ्टी पे तो 39,500 का हमने एक ब्रेकआउट दे ही दिया है, तो अब 40,000 के आसपास जाने की कोशिश बाजार की बैंक निफ्टी पर भी होगी। ऊपर की तरफ निफ्टी में भी 18,100 18,175 की रेंज में जाने की कोशिश होगी 18,000 के पार टिकने पर। सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब आपके लिए कल सपोर्ट जो निफ्टी पर दिखेगा वो 17,850 से 17,900 की रेंज का होगा इमीडिएटली, और थोड़ा दूर का आप देखेंगे तो 17,800 का सपोर्ट आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी पर जो सपोर्ट है वो 39,150 से 39,300 की रेंज का रहेगा, और ऊपर 40,000 के आसपास तक जाने की 39,050, 39,950, 40,050 ये प्रिसाइज लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कल कोशिश कर सकता है। यानी कि तेजी का रुझान बरकरार है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में चुनिंदा शेयरों में अब भी आप पैसे लगाते रह सकते हैं। इंडेक्स एक तरफा 7-8 दिनों से बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा आराम करे, अपनी स्पीड कम करे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में अब भी भरपूर बना रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। ऑप्शन के जरिए कल कहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं? नमस्कार स्वाति। वेल, मार्केट में तेजी जारी है तो ऑप्शन के जरिए तेजी करके चलने का ही सलाह रहेगा। जब तक कोई कन्विंसिंग डिप नहीं आता या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता तब तक बाय साइड का व्यू लेके काम करे। तो जो 2 स्टॉक के ऑप्शन मेरे पास है वो है, पहला स्टॉक है L&T। L&T के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 1900 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 20 रुपए के पास। 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक का। जो दूसरा ऑप्शन है वो है बैंकिंग सेक्टर का, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर भी तेजी बन रही है, मोमेंटम और ऊपर का बनना चाहिए। 1100 का कॉल 21 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में इंडसइंड बैंक के 1100 कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताइए आपने सुमित जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अविनाश जी, कल के लिए इंट्राडे पिक के तौर पर माफ कीजिए, हफ्ते भर का नजरिया कहीं पर रखना हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आप सलाह देंगे? इनफैक्ट स्वाति, मेरा भी स्टॉक का जो नाम है जो सुमित जी ने कहा वो लार्सन एंड टूब्रो है। पोजिशनल व्यू हमको पॉजिटिव लग रहा है। हमको लग रहा है कि 1845 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे 2010-2015 का एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो ये एक अच्छा 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल बाय बन सकता है लार्सन एंड टूब्रो। तो इसमें एक छोटी पोजिशन बना सकते हैं जहाँ पे मुनाफे का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इन्वेस्टर्स के फेवर में। 8 से 10 दिन के लिए L&T में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।